हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अव्ययीभाव समास के बारे में हम पढ़ रहे थे। समास में हमने क्या पढ़ा कि दो पदों या दो शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं, जिसमें पिछली कक्षा में हमने अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ा कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। तो अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है, ठीक है ना। जैसा कि हम समास में पढ़ते हैं कि समास में दो पद होते हैं, दो या दो से अधिक पद हो सकते हैं। तो दो पद तो होते ही हैं, दो शब्द तो होते ही, उन दो शब्दों को मिलाकर एक सामासिक पद बनाया जाता है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, अव्ययीभाव समास में भी दो पद होते हैं, जिसमें पहला पद अव्यय होता है और दूसरा शब्द जो होता है, दूसरा पद होता है वो संज्ञा शब्द होता है। और समास होने पर, दोनों को मिलाने पर, ठीक है ना, दोनों को मिलाने पर जब इनका सामासिक पद बनता है तो वह पूरा ही अव्यय हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो समास बनाते हैं अव्ययीभाव समास में, हमेशा समास होने के बाद भी जो पूर्व पद होता है, ठीक है ना, जो अव्यय होता है उसी की प्रधानता रहती, मतलब वो ही प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। जो अव्ययीभाव समास है वह हमेशा नपुंसक लिंग के एक वचन में ही लिखा होता है। जब इसका विग्रह होता है तो विग्रह तो अलग अलग विभक्तियों के अनुसार हो जाता है, लेकिन जब सामासिक पद बनता है, अव्ययीभाव समास का सामासिक पद जो होता है वो नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद कुछ अव्यय पदों के बारे में पढ़ा, जैसे अनु। अनु का अर्थ हम किस में लेते हैं, पश्चात या योग्यम में। पश्चात यानी पीछे, ठीक है, और योग्य होने में, ठीक है, योग्यम में। उप, उप का अर्थ समीपम यानी पास में। प्रति, विप्सा दोहराना, ठीक है, प्रति यानी दोहराना, जैसे प्रतिदिन तो दिनों दिन, रोजाना। निर, निर का जो प्रयोग है वह अभाव के लिए होता है। यथा, अनतिक्रम्य, अधि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में, ठीक है बच्चों। तो अव्ययीभाव समास में आज हम उप अव्यय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसी भी शब्द के आगे उप कब लगता है, जब उसका अर्थ समीप में निकलता है, उप का अर्थ समीप के लिए होता है, ठीक है। और जो अव्ययीभाव समास में उप अव्यय के जो शब्द होते हैं, जो सामासिक पद होते हैं, उनके विग्रह करने पर, उनको अलग करने पर जो पहला पद है, ठीक है, पहला पद है वह षष्ठी विभक्ति में बदल जाएगा, ठीक है ना। षष्ठी विभक्ति लग जाएगी उसके साथ, जैसे सामासिक पद है उपगंगम, तो इसका क्या हो जाएगा, गंगायाः समीपम, ठीक है, समीपम लग जाएगा यानी गंगा के समीप। तो बच्चों हमने पढ़ा कि जब कोई भी विभक्ति हो उसका अगर हम नपुंसक लिंग बनाएंगे, और उसमें हमने पढ़ा कि अकारांत या आकारांत शब्द हो, यानी कि अंत में अ या आ आता हो, तो वह अम में बदल जाएगा, ठीक है। इसीलिए गंगा का उपगंगाम नहीं हो के क्या हो गया, उपगंगम बन जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद दूसरा है उपनदी। तो उपनदी में इसका जब हम सामासिक विग्रह करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नद्याः समीपम। नदी शब्द यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, यह नपुंसक लिंग का शब्द है, ठीक है। और इसको जब हम समास विग्रह करेंगे तो यह षष्ठी विभक्ति में बदल जाएगा, नद्याः लिखा जाएगा, ठीक है। तो नद्याः समीपम, इसको कैसे लिखेंगे, नद्याः समीपम यानी नदी के समीप। इसी प्रकार उपकृष्णम, ठीक है, उपकृष्णम है तो कृष्ण के समीप, तो यहाँ क्या आ गया, कृष्णस्य, ठीक है, कृष्णस्य समीपम, तो कृष्ण के समीप। तो बच्चों उप जो अवयव है वह किसके लिए लिखा जाता है, समीप के लिए लिखा जाता है। और जब समास का हम विग्रह करते हैं तो जो पहला पद है वह षष्ठी विभक्ति में बदल जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पर बदले हैं, ठीक है। और उसके पीछे उप जो है वो पीछे की तरफ किस में लिखा जाएगा, समीपम के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों, कॉपी में लिख दीजिए। फिर इसके बाद दूसरा अव्यय पद है अनु, ठीक है। अनु का प्रयोग हम पश्चात के लिए यानी पीछे,
पीछे के लिए करते हैं या योग्य के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर भी सामासिक पद में अव्ययभाव समास में अनु लगा होगा तो उसका समास विग्रह हम जब करेंगे तो किसके लिए करेंगे, या तो पश्चात के लिए करेंगे या योग्य के लिए करेंगे, ठीक है। और जब हम समास विग्रह करते तो इसमें भी जो प्रथम पद है, ठीक है, समास विग्रह होने के बाद जो प्रथम पद है वह षष्ठी विभक्ति में बदल जाएगा। जैसे अनुरथम, ठीक है, अनुरथम, यहाँ शब्द क्या दिया है, सामासिक पद पूरा करके एक जैसे अनु लगाया है और उसके पीछे लिखा है रथम, ठीक है, अनुरथम। जब इसका समास विग्रह हम करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, रथस्य पश्चात। यदि एक रथ है वो वाक्य के अनुसार होता है, अगर वाक्य में मतलब वाक्य में एक वचन है, एक ही रथ की बात की गई है तो एक रथस्य हो जाएगा, अधिक है तो रथानाम हो जाएगा। तो एक रथ है तो रथस्य पश्चात यानी रथ के पीछे, ठीक है। और अगर बहुत सारे रथ है तो रथों के पीछे, तो ये क्या हो जाएगा, रथानाम पश्चात, ठीक है बच्चों। तो अनु जो अव्यय है इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, पश्चात के लिए या योग्यम के लिए करते हैं। और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो यह जो पहला पद है, पहला पद किस में बदल जाएगा, वह षष्ठी विभक्ति में बदल जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा उदाहरण है अनुपदम। तो अनुपदम यानी पैरों के पीछे, ठीक है। अब पैर तो एक नहीं हो सकता, एक पैर से नहीं चला सकता, यहाँ क्या आ जाएगा, पदानाम पश्चात, ठीक है, पदानाम पश्चात। फिर अनुजनकम, तो अनुजनकम, जनक यानी पिता, तो पिता के पीछे, तो अनुजनकम। जब इसका समास विग्रह हम करेंगे तो यह किस में बदल जाएगा, जनकस्य पश्चात, ठीक है, जनकस्य पश्चात यानी जनक के पीछे, जनक के बाद में, ठीक है। तो ये तो हो गए पश्चात के रूप में, ठीक है, अनु का प्रयोग हमने पश्चात के रूप में कर लिया। लेकिन यहाँ हमने एक और पढ़ा है योग्यम, अनु योग्यम, ठीक है ना। तो योग्यम के लिए जैसे अनुरूपम, तो अनुरूप, यह कार्य उसके अनुरूप है, इस तरीके से हम हिंदी में भी बोलते हैं। तो अनुरूपम जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूपम तो है रूपस्य में बदल जाएगा, ठीक है, रूपस यानी ये भी षष्ठी विभक्ति में बदल गया है। और योग्यम इति, ठीक है, पीछे इति लग जाएगा, रूप, ठीक है, रूप के योग्य, ठीक है बच्चों। तो अनु जो अव्यय है इसका अर्थ क्या होता है, पश्चात या योग्यम, ठीक है। और जब सामासिक विग्रह होता है, इसका सामासिक पद का विग्रह होता है तो यह षष्ठी विभक्ति में बदल जाएगा, ठीक है। और जब ये षष्ठी विभक्ति में बदलेगा तो एक वचन है तो रथस्य हो गया जैसे, और बहुवचन हुआ तो रथानाम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है, और इसका अभ्यास करना है। फिर इसके बाद तीसरा अव्यय पद है नीर, ठीक है, नीर है, नीर किसके अर्थ में लिखा जाता है, अभाव के अर्थ में, ठीक है ना। नीर कब लगाया जाता है, अभाव के लिए लगाया जाता है, उस चीज की कमी, कम होने पर लगाया जाता है। और इसमें भी वही है जो निर अवयव से बना सामासिक पद होता है, ठीक है, उसका जब समास विग्रह हम करते हैं तो उसका पहला पद जो है वो किस में बदल जाता है, षष्ठी विभक्ति में बदल जाएगा। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि जब समासिक पदों का हम विग्रह करते हैं तो वह कौन सा समास और कौन सा अवयव कौन सी विभक्ति में बदलता है, ठीक है। तो आप ये साथ साथ लिखते जाएं और इनको साथ साथ याद भी रखें, ठीक है। जैसे अब पहला पद है निर्जनम, तो इसका अगर हम विग्रह करते तो क्या बनेगा, निर प्लस जन्म, ठीक है, निर्जनम। और अर्थ क्या निकलेगा इसका, जननाम अभाव, ठीक है, नीर प्लस जन्म। अब नीर अलग हो जाएगा और जन्म अलग हो जाएगा और इसका अर्थ क्या निकलेगा, जनानाम अभाव यानी लोगों का अभाव, जहां कोई लोग नहीं होते हैं तो उस स्थान को क्या कहते हैं, निर्जन, ठीक है। फिर उसके बाद है निर्मशकम। अब निर्मशकम यानी मशका नाम अभाव, निर्मशकम, मशकम कहते हैं मच्छरों को, ठीक है, मशकम मच्छर। तो निर्मशका नाम, निर्मशकम यानी मशका नाम अभाव। अब मशका नाम अभाव यानी मच्छरों का अभाव। यहाँ पर जना नाम, अब मशका नाम ये आया है क्योंकि जना नाम एक लोग तो हो नहीं सकता है, लोगों का अभाव होगा, एक लोग का अभाव तो नहीं होता, ठीक है ना। और मशका नाम तो एक मच्छर का अभाव नहीं होता, मच्छरों का अभाव कहेंगे, तो मच्छरों का अभाव, ठीक है। फिर इसके बाद है निर्धनम।
तो निर्धनम यानी निर प्लस धनम। अगर धन नहीं है, धन का अभाव है तो निर्धन। निर्धन किसे कहते हैं? गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास धन नहीं होता है। तो धन का अभाव मतलब निर्धनम। तो इसका जब सामासिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये धनस्य अभावः। ठीक है, धन का अभाव। ठीक है, उसी प्रकार निर्जलम। अब निर्जलम है तो इसका भी अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या होगा? निर प्लस जलम। ठीक है, निर प्लस जलम हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसको विग्रह करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? जलस्य अभाव यानी जल का अभाव। अगर जल का अभाव है तो हम क्या लिखेंगे उसका? निर्जल। धन का अभाव है तो निर्धन। और मशक का नाम अभाव, मच्छरों का अभाव है तो निर्मशकम। और जनों का अभाव है, जनानाम अभाव है तो निर्जनम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक के जो भी अव्यय और उसके उदाहरण मैंने लिखाए हैं ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनको एक बार पढ़िए। ठीक है, इससे आगे के अव्यय पदों के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है।